1952 से लेकर के और अभी तक कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव कभी गिरा हो, शायद नहीं गिरा, पहली बार गिरा है कि कोई भी सरकार जब ऐसा लाती है कि उसमें उसको 2/3 बहुमत की जरूरत है तो पूरा इंतजाम कर लेती है। अटल जी की सरकार गठबंधन की सरकार थी, बहुत लंबा चौड़ा गठबंधन था। मनमोहन सिंह की सरकार बहुत लंबा चौड़ा गठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन उन्होंने भी कई संवैधानिक संशोधन पारित कराए हैं। तो ये सरकार जो इतनी मतलब तेज तर्रार सरकार मानी जाती है, मोदी जी जिसके मुखिया हैं, अमित शाह जी जिसके रणनीतिकार हैं, और उसके बाद क्या इसको अंदाज नहीं था कि 2/3 हम जुटा पाएंगे नहीं जुटा पाएंगे? उसकी तो कोई एक्सरसाइज की नहीं सरकार ने। 2/3 जुटाने की कोई एक्सरसाइज जो होती है, फ्लोर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, और जो पर्दे के पीछे की जाती है, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं हुई, न दिखाई पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसका हिडन उद्देश्य क्या है और प्रकट उद्देश्य क्या है। प्रकट उद्देश्य तो यही है कि भाई एक अच्छे बढ़िया पैकेट में एक लग करके एक ऐसी चीज़ जो पसंद किसी को ना आए उसको कर दो, तो महिला आरक्षण के रैपर में लपेट करके परिसीमन वाला मुद्दा रख दो और उस धुप्पल में पास हो जाए तो हमारी जय जय, न पास हो तो हम महिला विरोधी का टैग तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये लेकिन कुछ ना कुछ इसके पीछे जरूर, और जो अभी हमारे मित्र शुक्ला जी ने भी कहा और लोगों ने कहा कि दो ही लोगों को इसका उत्तर मालूम है, मोदी जी को और अमित शाह जी को। तो अब शायद नड्डा जी को मालूम हो, अच्छा अध्यक्ष तो नितिन नवीन हो चुके हैं, नितिन नवीन जी को मालूम हो, नड्डा जी तो पहले थे। तो भाई इतना अंडरस्टिमेट मत करो यार। तो अध्यक्ष है पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। नवीन जी के बारे में भी एक किस्सा है, चलो मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, कि जब उनके नवीन सिन्हा जी का निधन हुआ तो ये कहा गया कि इनकी माता जी को बांकीपुर सीट दे दी जाए, और वो लगभग तय हो चुका था कि बांकीपुर सीट नितिन नवीन जी के, नवीन जी की पत्नी को दिया जाए, नितिन नवीन जी की माता जी को दिया जाए। तब अरुण जेटली जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा करो कि अब ये लड़का बड़ा हो गया है तो लड़के को उतार दो। तो आप सोचिए कि बिना रिजर्वेशन के भी जो पारिवारिक रिजर्वेशन है ना, उसमें नितिन नवीन जी की जगह पे उनकी माता जी विधायक होती बांकीपुर सीट से, वो भी उन्हें वहाँ पे भी नहीं मिला उन्हें, शायद वो अध्यक्ष होती। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बिना रिजर्वेशन के भी पारिवारिक रिजर्वेशन के तहत अभी भी हो रहा है। मुद्दे पर आते हैं, वो तो मैंने उसमें कहा था संदर्भ के तहत। तो दो लोगों के अलावा किसी को पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, और अगर वाकई चूक हो गई और गणित नहीं जुड़ा पाए तो इस सरकार के लिए मतलब एक तरह से उसका जो इकबाल होता है हर सरकार का, वो कमज़ोर हुआ है। मुझे लगता है कि देखिए महिला आरक्षण की यहाँ तक बात है, महिला आरक्षण का बिल तो 2023 में सितंबर में पारित हो चुका है। उसी समय ये बात उठी थी जब उसमें ये क्लॉज डाला गया था जिसके लिए संविधान संशोधन लाया गया कि 2026-27 की जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और फिर लागू होगा। तो यही कहा जाता था कि 34 में लागू होगा, 34 में लागू होगा। उस वक्त विपक्ष की अगर आप भाषण उठा के देखिए रिकॉर्ड में, तो विपक्ष कह रहा था इसको अभी लागू करिए 2024 के चुनाव से और इसको 543 में लागू कर दीजिए। लेकिन सरकार ने उस क्लॉज को डाला और बात वो हो गई। अब उस क्लॉज को हटाने के लिए 2011 की जनगणना का आधार लेकर के और इसको 2029 में लागू किया जाए, ये सरकार ने किया। तो जो आपने किया था उसी को आप उलट रहे थे अपने उसको। तो आज भी पूरे बहस में अगर आप सुनिए, विपक्ष के हर छोटे बड़े नेता ने ये कहा है कि आप 2023 वाला विधेयक जो है, जो कानून बन चुका, उसको लागू करिए और हम साथ हैं, उसके लिए जो संशोधन लाना हो लाइए, हम पूरा साथ देंगे। तो अगर वाकई सरकार की मंशा है कि महिला आरक्षण 2029 में लागू हो जाए तो उसको कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। मानसून सत्र आ रहा है, उसमें संविधान संशोधन ले आए और वो दोनों क्लॉज हटा दें और लागू कर दें इसी 543 में। लेकिन वही है कि शुक्ला जी कार लेके जा रहे हैं, हमने कहा भाई शुक्ला जी हमें बिठा लो। शुक्ला जी ने कहा कि ऐसा है एक ट्रॉली लगा देते हैं बगल में, उसमें बैठ जाओ विनोद जी, अब फिर चलो, अपनी गाड़ी नहीं बिठाएंगे। तो ये वही है 543 से एक ट्रॉली आप लगा दीजिए कि 800-850 सीटें या 815 सीटें कर दीजिए, उसमें आप दे दीजिए। तो ये है, इसीलिए जो इसको कल हमारे एक मित्र हैं जी पत्रकार, उन्होंने कहा था ये पुरुष आरक्षण बिल था कि पुरुषों के लिए जो 543 सीटें आरक्षित रहें, बाकी एडिशनल में आप दे दीजिए। तो उस तरह से, और जो अभी आपने कहा जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कोई पुरुष सांसद इस पक्ष का हो उस पक्ष का हो, वो अपनी सीट जो है खोना नहीं चाहता है, ये सत्य है वो सारे। और ये बात मैंने आपको अपनी प्रोग्राम में कुछ बातों में कही भी थी कि खुद शरद यादव और मुलायम सिंह जी ने उस वक्त हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों इसका विरोध कर रहे हो, हमसे ज्यादा तो उधर कह रहे हैं करके। तो उन्होंने कहा कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बोले हम लोग तो सामने हैं, बदनाम हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर पार्टी का पुरुष सांसद आके कहता है कि आप लोग विरोध करते रहिए।
ताकि भाई सीटें बची रहें। तो ये मनासी तो यही थी। मुझे लगता है कि अब ये नैरेटिव चलेगा दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच से। सत्ता पक्ष जो है वो कहेगा ये विपक्ष महिला विरोधी है, और विपक्ष कहेगा कि अगर आपको लागू करना है तो आप 2023 का लागू कर दीजिए। तो ये लड़ाई अब आने वाले दिनों में राजनीति का मुद्दा ये बिल रहेगा। और अभी इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हुई है, दक्षिण भारत का जो मुद्दा आया है, जो खासकर उसमें लीड जो डीएमके ने ली है, उसका फायदा डीएमके को तमिलनाडु के चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा। चुनाव प्रचार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।